नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया आप तक लेकर आ रहा है नेशनल रिपोर्टर, एक नया शो एकदम नए अंदाज में, जिसमें है रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। साथ ही हमारी रिपोर्ट से वो चेहरे भी जुड़ेंगे जो खबर के अहम किरदार है या फिर जो सुर्खियों में है। आज खबर आपके हमारे घरों में काम करने वालों की, जिन्हें हम मेड, आया, बाई या फिर बच्चे दीदी कहकर पुकारते हैं। आज सुबह खबर आई कि बीएसपी सांसद धनंजय सिंह के घर में काम करने वाली एक महिला की मौत हो गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे, लेकिन ये महिला अकेली नहीं है। हाल के दिनों में घरों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चियों के शोषण की खबरें लगातार सामने आई हैं। वेतन नहीं देना, खाना वक्त पर नहीं देना, सोने और आराम करने पर पाबंदी लगाना, शारीरिक और यौन शोषण आम बात हो गई है। शोषण के तरीके अनेक हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने की कायदे कानून एक भी नहीं। ऐसा क्यों? घरों में काम करने वाले लोग 1948 के मिनिमम वेजेस एक्ट में शामिल नहीं है, ना ही ये लोग 1936 के पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट या फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में शुमार है। 3 साल पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बिल भी ड्राफ्ट किया था, लेकिन अभी तक वो ठंडे बस्ते में है। भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 189 का सिग्नेटरी भी बना, लेकिन इसे रैटिफाई नहीं किया गया। यानी जब तक ये रैटिफाई नहीं होता, तब तक भारत में घरों में काम करने वालों के लिए सुविधाओं का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक भी लागू नहीं हो सकता। भारत में कितने घरों में लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। घरों में काम करने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही हैं। 14 साल की कम उम्र के बच्चों से काम लेना अपराध भी है, लेकिन खुलेआम इसका उल्लंघन होता रहा है। इस मामले का दूसरा पहलू भी है। घरों में काम करने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। ये बच्चे अपने घरों के लिए आमदनी का जरिया भी बनते हैं। वही मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपने डोमेस्टिक हेल्प के बगैर गुजारा करना मुमकिन नहीं। ऐसे में घरों की 4 दीवारी के अंदर एक प्रोफेशनल सेटअप बने, ये इस वक्त जरूरी हो गया है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ होंगे आमने सामने किरण वालिया और रंजना कुमारी कुछ ही देर में। लेकिन दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री किरण वालिया और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी होंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं नेशनल रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट से कि आज आखिर हुआ क्या। पहले पत्नी जागृति सिंह और फिर खुद सांसद धनंजय सिंह, दोनों दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। घर पर काम करने वाली एक महिला रेखा की हत्या और उसके सबूत मिटाने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 35 साल की रेखा की मौत का राज तब खुला जब सांसद की पत्नी जागृति सिंह उसे लेकर अस्पताल पहुंची और खुद सांसद ने रेखा की मौत की खबर पुलिस को दी। रेखा के शरीर पर जख्मों के गहरे निशान थे। सांसद धनंजय सिंह का कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी फोन पर मिली और वो सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए। डेथ की बात सुनी तो मैं सीधे भाग गया यहाँ पर। अच्छा, तो आपने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, मैं आके यहाँ पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया। पुलिस की जांच में कई अहम बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जागृति ने दिवाली की रात रेखा की पिटाई की। जागृति ने अपने बच्चे के पटाखे से जलने पर रेखा पर लापरवाही का आरोप लगाया। पिटाई में रेखा को गंभीर चोट आई और खून भी निकला। इसके बाद भी रेखा को सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया। जागृति का कहना है कि रेखा की मौत छत से गिरने से हुई। अभी परसों की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। और बिजली वाला आ गया। हाँ। तो उसका थप्पड़ मार दिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने। आपको भी आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था? क्या चप्पल घोंसे से मारा उन्होंने। किस कारण से? नौकर की वजह से। मैं नौकर से बात क्यों कर रहा था मेरे? ये लोग सांसद लोग हैं, इनकी तो सब सुन लेंगे। गरीब आदमी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। अच्छा। आप कितने भी ढोल लेकर के शोर मचा दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला। और पुलिस उनको खदेड़ देगी कि भागो यहाँ से, कोई नहीं ऐसा। चलो। धनंजय सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल सांसद हैं। पुलिस ने उनको पकड़ा है तो साफ है कि उसके पास सबूतों की कमी नहीं होगी। विवादों और आरोपों से हमेशा घिरे रहने वाले धनंजय सिंह के लिए यह मामला भारी भी पड़ सकता है। इस केस से जुड़े तमाम लोगों के बयानों और आरोपी जागृति से पूछताछ के बाद ये बात साफ हो गई है कि वो किस तरह से काफी लंबे समय से घर के नौकरों पर जुल्म ढा रही थी। अब पुलिस इस केस में सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, नेशनल रिपोर्टर।
हर वो घर, हर वो परिवार जो रख सकते हैं वो डोमेस्टिक हेल्प को नौकरी पर रखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार आगे आकर इस सेक्टर के लिए फैसले ले और कानून बनाए और इनको भी मेडिकल और रिटायरमेंट फंड मिले, बेहतर काम करने के माहौल की शर्त के साथ साथ, ताकि ये मेड, दीदी, बंधुआ मजदूर बनकर ना रह जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस सिलसिले में दिल्ली सरकार को जल्दी नया कानून बनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद दिल्ली में क्या हुआ, इस हकीकत की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। अभी महीना भर ही बीता है जब वसंत कुंज के इस घर में काम करने वाली एक लड़की को छुड़ाया गया। मालकिन वंदना धीर पर इस लड़की को गर्म तवे से जलाने और बुरी तरह से टॉर्चर करने पर गिरफ्तार किया गया। लड़की को 2 हफ्ते हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। उसकी हालत देखकर कोर्ट का दिल भी पसीज गया। जज ने आदेश में लिखा, पीड़ित को बचाए जाने के बाद इलाज कराकर घर भेजना कोई रास्ता नहीं है, बल्कि इस तरह की बार बार होने वाली घटनाएं रोकने के लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत है, ताकि मानवाधिकारों का भी हनन न हो। इसमें शोषित कामगारों के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों की रजिस्ट्रेशन, न्यूनतम मेहनताना काम करने के अच्छे हालात, ढंग का खाना, सुरक्षा और शोषण से बचाव शामिल है। लेकिन कुछ ही दिन बीते तो एक और मामला हो गया। सरोजनी नगर में 13 साल की लड़की को बंधक बनाकर काम लेने के मामले में एयर होस्टेस और उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया। इस बीच कोर्ट के ये सुझाव कहीं गुम से हो गए, लेकिन दिल्ली सरकार तो इस मुद्दे पर 3 साल से काम कर रही है। वो हाई कोर्ट को इसके लिए नए कानून का आश्वासन भी दे चुकी है। हमने दूसरी बार फिर पिटीशन डाली कि जो 2010 की डायरेक्शन है इसको गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। ये हमने 2011 में आके पिटीशन डाली, तो 2012 में फरवरी में सरकार ने कहा कि हम एक नया लॉ बना रहे हैं इसके लिए, दिल्ली सरकार ने कहा, और उसके बाद 1 साल उन्होंने लॉ बनाने में लग दिया। ये आके उन्होंने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी मई 2013 में कि अगला जो सेशन है असेंबली का, उसमें एक नया लॉ हमने बना लिया है, वो असेंबली में के आगे रखा जाएगा। तो साफ है, हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार ने बार बार बड़ी बड़ी दलीलें दी, बड़े बड़े वादे किए और नया कानून लाने की बात कर दी, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर रही। इस मुद्दे को लेकर हम भी दिल्ली सरकार के पास पहुंचे और जो सुनने को मिला वो बिल्कुल अलग निकला। कर रहे हैं हम, वक्त नहीं मिला आपकी बार, बट वी प्रॉमिस टू डू दैट। वी आर थिंकिंग ऑफ हॉकर्स एज वेल एज प्लेसमेंट। ये लेबर डिपार्टमेंट और लेबर मिनिस्ट्री का काम होता है इनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में और इनके तमाम वो कानून बनाने के लिए। तो महिला मंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि महिला विभाग, महिला मंत्रालय और कानून लेबर मिनिस्ट्री जो है, श्रम विभाग को तालमेल से इसको बनाना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रोज़ की परिस्थितियां और उसके साथ जूझते हैं। और जो लेबर मिनिस्ट्री है वो इसके उनका दायित्व है कि किस तरह से इनकी रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि ये लेबर के अंडर आ जाते हैं सब श्रमिक के कैटेगरी में। ये जवाब बताते हैं कि इस मामले में सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही, ना हाईकोर्ट के आदेशों पर और ना पटियाला हाउस कोर्ट के सुझावों पर। तो ये थी दिल्ली सरकार के दावों की हकीकत। वो सरकार जो इस मामले को लेकर 3 साल में 3 कदम तक नहीं चल पाई, और अब उससे कोई भी उम्मीद करना बेमानी होगा। उम्मीद है तो सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट पर, और इंतजार उसकी अगली सुनवाई का है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, नेशनल रिपोर्टर। बाजार चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ है रंजना कुमारी। रंजना कुमारी, स्वागत है आपका नेशनल रिपोर्टर में। आज जो ये खबर आ रही है, ये पहली खबर नहीं, इस तरह की खबरें लगातार दिल्ली के घरों से सामने आती रही हैं। इस तरह के वर्कर्स का शोषण, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए सिप्ता, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग इस तरह से परिवारों में रह के काम करते हैं, लड़के लड़कियां, उनके साथ कोई भी किसी तरह की कोई एक जिम्मेदार एजेंसी नहीं होती है जहां उनका रजिस्ट्रेशन हो। ना ही जो एजेंसी इन लड़के लड़कियों को घरों में काम करने के लिए देती है उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना उनका कोई अता पता होता है। अक्सर ज्यादातर ये ट्रैफिक करके भी कभी कभी लाए जाती हैं लड़कियां और वो अलग अलग परिवारों में पहुंचा दी जाती है। कई मिलियन और कई अनुमान लगाया गया है कि लगभग 3 मिलियन इस तरह की लड़के लड़कियां हैं जो परिवारों के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अनुमान कहीं
कोई ऑथेंटिक अनुमान भी आज तक नहीं है कि आखिर कितने इस तरह के सर्विस सेक्टर में परिवार में हाउस होल्ड हेल्प के रूप में काम करने वाले लोग हैं। दूसरा तो तरीका है वो है कि गांव में जहां लोग रहते हैं, जहां उनके फ्यूडल रिश्ते हैं, जहां के वो लोग रहने वाले, वहां से वो परिवारों में लड़के लड़कियां लाके काम करने देते हैं। मुझे लगता है कि आज का जो हुआ है केस धनंजय सिंह के यहाँ, उनके यहाँ निश्चित तौर पर उनके गांव, उनके जानकार लोगों के बीच के लोगों को लाए, जिनको जितना भी मारा दबाया जाए वो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, ना ही वो कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों की ना तो काम करने की जगह की सुविधा की कोई व्यवस्था पर कोई ध्यान देने के लिए एजेंसी बनी है, न्यूनतम वेतन उनको क्या मिलेगा इसके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या हो रहा है, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो परिवार उनको डॉक्टर को दिखाता है, नहीं दिखाता है, उनको गांव भेज देता है, क्या करता है, इस पर किसी भी तरह का किसी की कोई निगरानी नहीं है। साथ साथ में उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, यहाँ तक कि सेक्सुअल उनका जो यौनिक शोषण है, उसकी तमाम घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें की लड़कियों ने इस तरह की कंप्लेन की है कि जिन परिवारों में उनको दिया गया, उन परिवार के पुरुषों ने उनके साथ जरूरी है कि प्लेसमेंट एजेंसीज पर अंकुश लगे, कुछ कायदे कानून इस सेक्टर के लिए, इस घरों में काम करने वाले लोगों के लिए भी हो। किरण वालिया इस वक्त हमारे साथ है। किरण जी, 2010 में आपकी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि इस पूरे मामले पे आप लोग एक बिल तैयार कर रहे हैं। जब ये बिल तैयार नहीं हुआ तो फिर पिटिशनर्स फिर 2011 में फिर गए अदालत, तब आपने फिर कहा कि हम लोग ये अगले विधानसभा सत्र में, आपने मई 2013 में आप लोगों ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में आप लोग लाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसकी क्या वजह? जनाब, आज सुबह भी कोई लोग मेरे से आपके चैनल से कमेंट्स लेने आए थे। हमारी जो लेबर विभाग है वो ही इस विषय में, क्योंकि ये लेबर के जुरिस्डिक्शन में आता है, उसके क्षेत्र अधिकार में आता है इस कानून को बनाना, वहाँ पे कोई कानून का निर्माण और नीति निर्माण हो चुका है और वो विधानसभा में जो उसका रूप पूरा तैयार होना था, उसके बारे में मैं इस समय बहुत विशेष रूप से टिप्पणी नहीं दे पाऊंगी, मगर इतना जरूर है कि मुझे इस बारे में बहुत स्पष्ट मेरे विचार हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अंश जो घरेलू कर्मचारी है उनमें महिलाओं का है, तो महिला विभाग और लेबर डिपार्टमेंट का मिलकर सामंजस्य होना पूरे देश में बहुत जरूरी है। हर राज्य में। आप कह रही कि आप लेबर डिपार्टमेंट और श्रम मंत्री जो आपके हैं वो इसका सही उत्तर दे पाएंगे, लेकिन अदालत में आपकी सरकार ने ये जवाब फाइल किया था कि मई 2013 में कि अगले विधानसभा सत्र में हम इसे पेश करेंगे। आप विधानसभा बैठी भी 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, तब भी ये बिल पेश नहीं हुआ। जो ये मैं ये कह रही हूँ कि जो उच्च न्यायालय में जो भी विभाग की तरफ से जवाब गया है उसकी विशेष जानकारी मुझे विभाग के बारे में नहीं है कि क्या जवाब गया है, मगर इसकी सख्त जरूरत है और उसमें जो कोई भी कमियां हैं वो बहुत मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में कि ये कानून बहुत सख्त होना जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ बात रजिस्ट्रेशन की नहीं है, इसमें मुद्दा अभी शायद रंजना जी है चैनल पर कि वो जो यौन शोषण भी होता है और जिस तरह से उन्होंने भी बताया, मैं भी सहमत हूँ कि वेतन की भी बात है। एजेंसीज इनका 75%, 50% और कभी कभी पूरा का पूरा वेतन ले लेती है। पर किरण वालिया जी, सवाल यही है कि आपकी सरकार से इस कानून के लिए पहल होती दिखाई नहीं दी है। 3 साल हो चुके हैं अदालत के निर्देश सुझावों के बावजूद। जी जनाब, जहाँ तक इनका शोषण का सवाल है और महिलाओं का और बच्चों के शोषण का सवाल है, क्योंकि मैं महिला मंत्री भी हूँ, मैंने तो अपने विभाग में एक पूरी नीति बना दी है कंसल्टेंट को लगाकर, दूसरे राज्यों के महिला आयोग की चेयरपर्सन और उन राज्य मंत्रियों के साथ लगातार बातचीत करके कि जहाँ जहाँ झारखंड और अलग अलग इलाकों से बंगाल और यहाँ पर बहुत सा आवागमन होता है और दिल्ली डेस्टिनेशन भी है और दिल्ली ट्रांजिट पॉइंट भी है, इसमें हमने पुलिस कमिश्नर तक से मीटिंग्स की है, ऐसी बात नहीं है, और उसमें किस तरह से उसका निचोड़ निकाला है कि क्या क्या, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये बहुत सरल मुद्दा नहीं है, इसके 2 आयाम हैं। एक तो सभ्यता के किस स्तर पर हम पहुंच गए हैं नीचे कि जो पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से बुरा हाल कर रहे हैं और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने घरेलू कर्मचारी का, उसमें बहुत सी चीजें हर वक्त अनरिपोर्टेड भी जा सकती हैं। पुलिस तमाम मुश्किलों को समझ रही किरण वालिया जी, लेकिन सरकार की तरफ से सवाल ये है, दिल्ली में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, सुर्खियों में छा रहे हैं,
दिल्ली सरकार की पहल नहीं दिखाई दे रही। रंजना कुमारी, जो बात किरण वालिया कह रही है कि एक बहुत अहम मुद्दा है, इस पर सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या पॉपुलेशन माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, वोट नहीं दिलाती इन लोगों को, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं जा रहा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के अंदर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरह के तमाम कम उम्र के लड़के लड़कियों को सुरक्षा देने की होनी चाहिए, और राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं है नहीं, ये साफ समझ में आता है। क्योंकि आपने खुद ILO के 189 कन्वेंशन की बात की, उसमें स्पष्ट रूप से डोमेस्टिक वर्कर्स को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए, कौन कौन सी बातों का ध्यान दिया जाए, और वो कानून बनाने में उन सब बातों को अगर शामिल किया गया होता तो कानून बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। कानून तो आसानी से बन सकता था, और कानून को लागू कराने के लिए जो एजेंसी बनाने की बात कही गई है वो भी बनाई जा सकती थी, लेकिन चूंकि वो इच्छा शक्ति नहीं रही है, इसलिए वो टाल मटोल चलता रहता है। और इंडिया तो अभी तक उस जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई भी नहीं किया, ILO कन्वेंशन को। हम लोग तमाम तरह की इंटरनेशनल एजेंसीज के हिस्सेदार हैं, ILO के तो हम लोग संस्थापक भी एक तरह से हैं हिंदुस्तान, लेकिन जब वहां की इस तरह की बातें आती है तो हम उसमें शामिल नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना था सिप्टा, उसमें ये बात शामिल की गई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस कानून के अंतर्गत जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो परिवार के अंदर होती हैं और इस तरह की हिंसा के शिकार वो लगातार बनती हैं। तो वो बात तो उसमें शामिल है अगर उस कानून का सहारा लिया जाए, लेकिन उसकी जानकारी कितने वर्कर्स को है, ये जानकारी कहां वो जानती है कि वो इस तरह के कानून, और फिर कौन उनकी मदद करेगा कानून का सहारा लेने में, कौन सी एजेंसी है जिसके पास वो जाएं। कम से कम ये तो हो सकता था ना कि कोई एक कंप्लेंट्स कमेटी हो, एजेंसी हो, कोई एजेंसी जो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए परिवारों के अंदर इच्छा शक्ति ज्यादातर मध्यम वर्गीय औरतों और आदमियों की जिंदगी, पूरे परिवारों की जिंदगी इनके भरोसे चलती है। बिल्कुल, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इस तरह के कामगारों पर ध्यान देने की, तभी इसको लेकर कोई ठोस कानून या कायदे सामने नहीं आ पा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी पहल होती नहीं दिखाई दे रही है। जरूरी है कि हम अपने घरों की चार दीवारी को एक प्राइवेट स्पेस की बजाय एक वर्क स्पेस भी माने, क्योंकि ये घरेलू जो काम करने वाले हैं उनके लिए काम करने की जगह है। तो अगर जब तक हम इसे प्राइवेट स्पेस मानते रहेंगे तब तक इसी तरह से बंधुआ मजदूर की तरह घरों में काम करने वाले लोगों को सब कुछ झेलना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए किस तरह से महाराष्ट्र ने आगे बढ़कर इसमें पहल की है। आज नेशनल रिपोर्टर हम चर्चा कर रहे हैं घरों में काम करने वाले लोगों के लिए आखिर कानून बनाने में देरी क्यों हो रही है, उनकी अनदेखी क्यों हो रही है। और हमारे साथ दो खास मेहमान रंजना कुमारी और किरण वालिया। किरण जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि दिल्ली सरकार खास तौर से इस पर ध्यान देती दिखाई नहीं दे रही है। ताजा मामला आज ही सामने आया है। ऐसे में बताइए कि प्लेसमेंट एजेंसीज पर अंकुश लगे, इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल हुआ है? क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक 2300 प्लेसमेंट एजेंसीज दिल्ली में इस वक्त चल रही हैं, करीब सिर्फ उसमें से सिर्फ 270 ही रजिस्टर्ड हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि दिल्ली सरकार ने, मुझे मालूम है, मुझे इस बारे में पूर्ण नॉलेज है कि एक प्रारूप तैयार किया है इसके बारे में कि किस तरह से इन एजेंसीज को रजिस्ट्रेशन उनकी होनी अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में इस तरह के एक प्रावधान की आवश्यकता है कि अगर अनरजिस्टर्ड एजेंसी के जरिए पता लगता है कि किसी ने भी कहीं से कोई दिया है और कोई अनरजिस्टर्ड एजेंसी ऑपरेट कर रही है। अब तो चुनाव है, अब तो विधानसभा नहीं बैठेगी, अब शायद इस बिल को आपकी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी सरकार लाएगी या फिर दूसरी पार्टी की सरकार इसे लेकर आएगी, क्या इस पर ध्यान जाएगा? क्या ये चुनावी मुद्दा भी है आप लोगों के लिए? दूसरी ये बात जो है, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है सब तरह के स्तर के लोगों के लिए, इसके बारे में शायद कोई दो राय किसी की है नहीं भारतवर्ष में, जितना दिल्ली ने इस तरह के कानून बनाए हैं। जहां तक मुझे मालूम है, श्रम विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया हुआ है और महिला विभाग भी इस बारे में बहुत सक्रिय रोल निभा रहा है। मेरी खुद लेबर कमिश्नर से बहुत दफा बातचीत हुई है, आदान प्रदान हुआ है, एनजीओ के साथ मीटिंग हुई है कि किस तरह से
हमारे भी इनपुट्स उस पूरे बिल में, उस कानून में लिए जाएं, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी आता आप है, कह रहे हैं कि component आपके लिए ये आता मुद्दा है, कि आप लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए वक्त इतना ही था, लेकिन ये मामला जनाब, लगातार अदालत में आता रहा है, आप लोगों का जवाब भी जनता के सामने है और आप लोग कुछ करते दिखाई नहीं दिए। लेकिन अगर आप वापस लौटते हैं सत्ता में तो ऐसी देखना बात होगा नहीं कि है कि आप हम इस करते पर दिखाई नहीं एक बार दिए। फिर किस तरह से हमारी पहल लेंगे। बहुत किरण जी, इतना ही वक्त था। रंजना कुमारी, किरण वालिया, शुक्रिया। हम कल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ नेशनल रिपोर्टर में रात 10 बजे। नमस्कार। प्रस्तुत करता है स्टिल डूइंग बिजनेस द ओल्ड वे, स्विच टू ट्रेडइंडिया.com बिजनेस।